नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12वीं के भाग 2 का अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में विदेशी व्यापार की संरचना और विदेशी व्यापार की दिशा। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं भाग 1 में, जिसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और विभिन्न देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो क्यों करते हैं, इन सब के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो सभी देशों के लिए लाभदायक है, क्योंकि सभी देश आत्मनिर्भर नहीं है। जो भी वस्तुएं हैं या चीजें हैं वो सभी देशों में एक समान रूप से नहीं पाई जाती, जिसके कारण सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। पिछले कुछ वर्षों में जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी मात्रा में और व्यापार के संगठन में, जो हम संरचना कहें या व्यापार की संरचना में, काफी बदलाव देखने को मिला है। इसके साथ ही भारत की जो विदेशी व्यापार की दिशा है उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। हालांकि अगर ओवरऑल बात करें भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो ये मात्र संपूर्ण विश्व के जो कुल विदेशी व्यापार है उसका मात्र 1% है, परंतु फिर भी विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि आपने व्यापार के बारे में पहले पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा हल्का हल्का सा कि व्यापार किसे कहते हैं। तो वस्तुओं के क्रय और विक्रय को व्यापार कहा जाता है। ये साधारण शब्दों में है, वस्तुओं का क्रय और विक्रय, वस्तुओं के खरीदने और बेचने को व्यापार कहा जाता है। आजकल इसमें सेवाएं भी सम्मिलित हैं कि सेवाओं के लेन देन को भी व्यापार कहा जाता है। वर्तमान समय में हम जो व्यापार करते हैं उसके लिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार करते हैं तो उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो यूएस डॉलर में किया जाता है। तो जो व्यापार है, ये व्यापार जो है वो दो प्रकार का होता है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। देशी व्यापार ऐसा व्यापार है जो अपने ही देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, तो उसको देशी व्यापार कहा जाता है। और विदेशी व्यापार जो अपने देश की सीमाओं से बाहर दूसरे देशों के साथ किया जाता है उसको विदेशी व्यापार कहा जाता है। तो जब विदेशी व्यापार की बात करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं, तो जो उसकी संरचना है उसकी संरचना के अंतर्गत दो चीजों के ऊपर अधिक जोर दिया जाता है, और वो है निर्यात और आयात। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे तो इसमें आयात और निर्यात दो मुख्य पहलू हैं कि हम कितना। निर्यात का मतलब है जब कोई देश किसी दूसरे देश को सामान बेचता है तो उसको निर्यात कहा जाता है, और आयात का से अभिप्राय है जब कोई देश किसी दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उसको आयात कहा जाता है। तो यही किसी देश के विदेशी व्यापार की संरचना का हाल बताते हैं कि उस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है। अगला जो एक महत्वपूर्ण टर्म है वो है व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन किसे कहेंगे? व्यापार संतुलन किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्यों के अंतर को कहा जाता है, कि किसी देश के आयात और निर्यात का जो जो किसी देश का आयात और निर्यात कुल है उसके बीच जो अंतर है उसको व्यापार संतुलन कहा जाता है। जैसे आप नीचे अगर आप तालिका में देखें, तालिका 11.1 जो है ये आपकी बुक की तालिका है, भारत का विदेशी व्यापार। तो यहाँ व्यापार संतुलन दिखाया गया है 2004 और 5 में। ये विशेषताएं भी हैं भारत के व्यापार की कि किस तरीके से भारत के व्यापार में आयात और निर्यात के मूल्यों में कितना बदलाव आया है। तो 2004 और 5 में जहां भारत का जो निर्यात था वो 3,75,340 करोड़ रुपए था, और जो आयात था वो 5,01,065 करोड़ रुपए था, और भारत का जो कुल व्यापार था वो था 8,76,405 रुपए। तो इसमें जो भारत का व्यापार संतुलन है वो कितना हुआ? -1,25,725 रुपए।
अर्थात भारत का जो व्यापार है वो विदेशी व्यापार जो है वो घाटे में है और ये निरंतर पिछले कुछ वर्षों से जो व्यापार है उसके घाटे में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अगर आप देखें तो वर्ष 2016-17 में ये जो व्यापार संतुलन है इसके घाटे में कितनी वृद्धि हो गई है, -7,25,082 रुपए। तो जो व्यापार संतुलन है, व्यापार संतुलन को हम धनात्मक या ऋणात्मक दो संदर्भों में दर्शा सकते हैं कि किसी देश का व्यापार जो है वो धनात्मक हो सकता है और जैसे भारत का है तो भारत का व्यापार घाटे का है, मतलब फायदे का हो सकता है या घाटे का। अगर कोई देश निर्यात ज्यादा करता है, आयात से ज्यादा निर्यात करता है, तो उसका जो व्यापार है, व्यापार संतुलन है वो फायदे वाला है। परंतु अगर कोई देश आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है तो उसका व्यापार संतुलन घाटे का है। और भारत के जो घाटा हो रहा है इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है अधिकतर जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनमें जो वृद्धि हुई है, पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हुई है, उनको खरीदना के लिए अधिक पैसा देना पड़ता है जिसके कारण भारतीय व्यापार जो है वो घाटे में है। अब अगर मैंने नीचे देखें तो मैंने नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये पॉइंट्स जो है ये भारत में जो विदेशी व्यापार समय के साथ बढ़ा है, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ निर्यात 3,75,000 रुपए के पास था और यहाँ बढ़कर 18,52,000 हो गया और निर्यात जो है वो 25,77,422 करोड़ रुपए का हो गया। तो इसमें वृद्धि का क्या कारण है? इसमें वृद्धि का कारण है विनिर्माण के क्षेत्र में संवेगी उठान। संवेगी उठान का मतलब है गतिशील। जो विनिर्माण क्षेत्र है, हमारा जो निर्माण उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, उनमें निरंतर गतिशील परिवर्तन हुआ है जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। सरकार की उदार नीतियां हुई हैं, बहुत सारे यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने अपनी उदार नीतियां अपनाई हैं और बाजारों की विविध रूपता के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में बदलाव। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपको 2 लाइन ग्राफ दिख रहे होंगे। ये लाइन ग्राफ जो है ये भारत के आयात और निर्यात को दर्शा रहे हैं। ब्लू लाइन निर्यात को दर्शा रही है और रेड लाइन आयात को दर्शा रही है। तो समय के साथ इसमें भी बदलाव देखने को मिला है। अगर आप आयात देखें तो आयात निर्यात की तुलना में बहुत अधिक है। ये विभिन्न समय दर्शाए गए हैं नीचे 2012-13 से लेकर 16-17 तक किस तरीके से भारत के निर्यात में और आयात में 2012 से 2016-17 के बीच में बदलाव देखने को मिला है। तो अगर यहाँ आयात की बात करें तो आयात में आप देखें कि 2012 और 13 में आयात अधिक था, जो है 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, परंतु 2016-17 में इसमें कमी देखने को मिल रही है। और निर्यात जहां 2012 और 13 में कम था तो इसमें यहां पर वृद्धि देखने को मिल रही है। तो आयात में जहां कमी वक्त के साथ, समय के साथ कमी देखने को मिली, वहीं निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका कारण हमने अभी पढ़े कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें गतिशील परिवर्तन हुए हैं और सरकार की उदार नीतियों के कारण निर्यात में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और बाजार की विविध रूपता के कारण भी ये विदेशी व्यापार की प्रकृति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है भारत के निर्यात का संगठन। अब भारत का जो निर्यात है उसके संगठन में भी बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। जैसा हमने ऊपर भी देखा कि शुरुआत में निर्यात थोड़ा कम था, परंतु 2000 जो 11-12 है उसमें निर्यात में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सॉरी 16-17 में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर आप यहाँ देखें तो 16-17 में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुरुआत में जो निर्यात था उसमें जो विभिन्न वस्तुओं के संगठन में समय के साथ बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे कृषि और इससे संवर्गीय उत्पाद जो है इनमें गिरावट आई है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण जो कृषि और संवर्गीय उत्पाद हैं, कृषि से जुड़े हुए उत्पाद हैं, इनमें कमी आई है। अगर आप यहाँ देखें 2009 और 10 में ये 10% था, परंतु निर्यात में अब इनमें बीच में थोड़ी कमी आई 2010 और 11 में, परंतु उसके पश्चात जो 15 और 16 है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है भारत में।
शुरुआत में थोड़ी कमी हुई, परंतु बाद में इसमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिली है। जो प्रतिशत है वो इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। दूसरे पर है अयस्क एवं खनिज। जो अयस्क और खनिज है, इनमें भी जो स्थिति है वो अब कम हुई है। शुरुआत में अगर आप तालिका में देखें तो ये 2009-10 में 4.9% था, परंतु अब ये 1.9% रह गया। इसके निर्यात में भी कमी देखी गई है, और इसके निर्यात में कमी का मुख्य कारण है हमारे विनिर्माण उद्योगों में अयस्क और खनिजों की मांग का बढ़ना, जिसके कारण विनिर्मित वस्तुओं में के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अयस्क और खनिज की मांग भारत में बढ़ी है, जिसके कारण इसका निर्यात कम हुआ है, परंतु विनिर्मित जो वस्तुएं हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, विद्युत और गैर जरूरी मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, या अन्य कपड़े के उत्पाद हैं, धागा है, इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अगर आप यहां भी देखें तो इनके प्रतिशत में वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पाद, इनमें निरंतर कमी होती है, क्योंकि भारत अधिकतर पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पादों का आयात करता है, निर्यात कम करता है। भारत अगर ये निर्यात करता भी है तो अपने आसपास जो पड़ोसी देश हैं उनको ये निर्यात करता है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। इन देशों को भारत पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पादों का निर्यात करता है। अन्य वस्तुओं में भी निर्यात में निरंतर कमी देखने को मिली है। अगर कृषि और इन उत्पादों की बात करें तो इनमें भारत की निर्यात में निरंतर कमी देखी गई है, परंतु जैसे कॉफी हो गई, मसाले हो गए, चाय और दालें जैसी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। परंतु इसके साथ जो मांग बढ़ी है विदेशों में वो है पुष्पकृत उत्पाद, ताजे फल, समुद्री उत्पाद और चीनी के निर्यात में वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ ही जो कुछ प्रमुख उपयोगी वस्तुओं का निर्यात है उसे रुपयों में दर्शाया गया है कि 16 और 17 में किन किन चीजों का ज्यादा भारत ने निर्यात किया है। तो कृषि और संवर्गीय उत्पाद जो है, इनमें अगर आप देखें यहाँ कृषि और संवर्गीय उत्पाद जो है वो 2,28,001 करोड़ रुपए के भारत ने विदेशों को निर्यात किए। अयस्क और खनिज, जैसे ही हमने कहा कि भारत में इनकी मांग बढ़ी है तो इनका निर्यात कम हुआ है। विनिर्माण सामान जो है, इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले भी तो 16-17 में इनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। खनिज, ईंधन और लुब्रिकेंट्स, इनमें भी भारत ने बढ़ोतरी की है। तो ये 2,16,280 करोड़ रुपए के भारत ने 2016 और 17 में निर्यात किए हैं। इसके पश्चात है भारत के आयात के संगठन के बदलते प्रारूप। अब भारत का जो आयात संगठन है, इसमें 1950 और 60 के दशकों में भारत में खाद्यान्नों की कमी थी, जिसके कारण उस समय खाद्यान्नों का बाहर से आयात किया जाता था, और उस समय जो आयात की प्रमुख वस्तुएं थी वो थी खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी इत्यादि। परंतु वक्त के साथ इसमें बदलाव देखने को मिला है, और 1970 में हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्नों में बढ़ोतरी होने के कारण जो खाद्य और निर्मित वस्तुएं हैं उनके निर्यात में निरंतर कमी आई है 1970 के पश्चात। परंतु भारत में जो आयात है वो 1973 में ऊर्जा संकट के आने के पश्चात पेट्रोलियम के उत्पादों में अचानक से मूल्य वृद्धि में उछाल हुआ, जिसके कारण इसका जो आयात बजट था वो बढ़ गया। हमें अधिक पैसा खर्च करना पड़ा पेट्रोलियम को खरीदने के लिए। इसके साथ ही मशीनी एवं उपकरण, विशेषतः स्टील, खाद्य तेल और रसायन मुख्य रूप से आयात की रचना का आधार है। ये मुख्य रूप से भारत से आयात किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, पेट्रोलियम, स्टील, खाद्य तेल और रसायन जो अधिकतर फैक्ट्रियों में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम तालिका को ध्यान से देखें तो यहाँ खाद्य एवं संबंधित वस्तुएं 2009 और 10 में से लेकर 2016-17 तक प्रतिशत में 2009-10 में 3.7% थी, परंतु ये बढ़कर 5.6% हुई है 16 और 17 में। बीच में 9 और 10 में इनमें कमी देखी गई, परंतु 15-16 और 16-17 में इनमें वृद्धि है।
ईंधन, कोयला और एल, इनमें भी पेट्रोलियम सम्मिलित नहीं है, परंतु पेट्रोलियम में बढ़ोतरी देखी गई है। और वर्तमान समय में जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके बढ़ने के कारण इनमें धीरे धीरे थोड़ी कमी देखी गई है। उर्वरकों में भी देखें तो भारत उर्वरकों में भी अब आत्मनिर्भर होने लगा है और इसमें भी निरंतर कमी देखी गई है। पेपर बोर्ड और विनिर्मित न्यूज प्रिंट, इनमें थोड़ी बढ़ोतरी है। अगर 2009 और 10 के कंपैरिजन में हम 16-17 की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। अब पूंजीगत वस्तुएं, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, इसमें विद्युत एवं गैर विद्युत मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और परिवहन उपकरण सम्मिलित हैं। तो इसमें भी थोड़ी कमी देखी गई है। भारत में अब ये बड़े पैमाने पर स्वयं बनाए जाते हैं। जो अन्य वस्तुएं हैं, अन्य वस्तुओं में भी अगर बात करें तो इनमें भी कमी देखी गई है। जो अन्य वस्तुएं हैं, इनमें रसायन, मोती, बहुमूल्य रत्न, लौह इस्पात, अलौह धातुएं, सोना और चांदी इत्यादि सम्मिलित हैं। तो इसमें भी कमी देखी गई है। तो भारत का जो आयात है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम 2009 और 10 की कंपेयर करें 2016 और 17 से, तो आयात में धीरे धीरे कमी देखी जा सकती है। अगर हम डायग्राम से देखें तो डायग्राम में भी यहाँ स्पष्ट दिखाया गया है कि चीजों में जो है वो कमी देखने को मिल रही है। जो आयातित वस्तु है उनमें 2009 और 2016 के जो आंकड़े अगर इनको कंपेयर करें तो यहाँ कमी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ देखें तो ये पहले 2009 और 10 में जो ईंधन था वो 33.2% आयात किया जाता था, परंतु ये घटकर अब 26.7% रह गया। वैसे ही जो अन्य वस्तुएं जैसे मैंने कही, रसायन हो गए, मोती, बहुमूल्य रत्न, लौह इस्पात, सोना और चांदी, इसमें भी कमी देखने को मिली है। यहाँ अगर बात करें पूंजीगत वस्तुओं की तो इनमें भी पूंजीगत वस्तुएं जैसे विद्युत एवं गैर विद्युत मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और परिवहन उपकरण, तो इनमें भी कमी देखने को मिली है। तो आयात में भी धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। भारत में कुछ विशेष वस्तुओं का जो आयात है वो करोड़ रुपए में दर्शाया गया है, जैसे उर्वरक और उर्वरक विनिर्मितियां। इनमें जो पैसे खर्च होते हैं सालाना वो है 16-17 में जो हुए 33,726 करोड़ रुपए। परंतु इसमें अगर हम देखें अधिकतर, तो यहाँ अधिकतर पैसा खर्च जो हो रहा है आयात में वो है पेट्रोलियम उत्पाद, 5,82,762 करोड़ रुपए जो है वो आयात पेट्रोलियम और इसके उत्पादों के लिए किए गए। क्योंकि पेट्रोलियम का उद्योग गाड़ियों के अलावा बहुत सारे उद्योगों में इसका प्रयोग कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। उसके पश्चात है मोती, बहुमूल्य रत्न और अल्प मूल्य के रत्न, इनमें 1,59,000 और अलौह धातुएं जो है इनमें ज्यादातर जो भारत का पैसा है वो खर्च हो रहा है। रासायनिक उत्पाद जैसे 1,47,350। वर्तमान समय में अगर बात करें कोरोना काल में, तो भारत में जो है वो जो चिकित्सीय एवं फार्मा उद्योग है, पहले बहुत सारा सामान जो था वो बाहर से मंगवाता था, परंतु इसमें भारत ने बहुत सारा सामान बाहर को निर्यात किया। जैसे पीपी किट हो गई, ग्लव्स हो गए, बहुत सारी अन्य दवाइयां जो है जिसमें भारत का जो निर्यात है वो बड़ा है वर्तमान समय में। इसके साथ ही आइए देखते हैं व्यापार की दिशा। जो विदेशी व्यापार की दिशा है वो कैसी है भारत की। तो विदेशी व्यापार की दिशा का मतलब है कि भारत विश्व में कितने देशों के साथ व्यापार करता है। तो अगर विदेशी व्यापार की दिशा की बात की जाए तो भारत विश्व के अधिकतर देशों के साथ व्यापार करता है और भारत ने जो विभिन्न व्यापारिक गुट हैं उनके साथ भी भारत व्यापार करता है। अगर आप तालिका देखें तो तालिका में यूरोप के साथ 2016 और 17 में करोड़ रुपए में ये आयात दर्शाया गया है कि कितना आयात किया है। ये आयात है, सिर्फ आयात के आंकड़े हैं। तो आयात किया गया यूरोप से 4,03,972 करोड़ रुपए का। और सबसे अधिक जो किया गया वो एशिया और आसियान जो देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चीन हो गया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, इन देशों के साथ ही भारत का जो भी व्यापार है अब वो बड़ा है। बाकी उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इनके साथ जो आयात है उसमें थोड़ी कमी हो रही है। अफ्रीका के साथ सबसे कम आयात है। भारत का जो निर्यात के संबंध में और हिस्सेदारी के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की बात है तो उसको आगामी 5 वर्षों में भारत का दोगुना करने का लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में हम इसे दोगुना करेंगे। आगामी 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दोगुना करने की योजना है।
और इसके लिए इस दिशा में भारत ने आयात उदारीकरण की नीति अपनाई है, आयात के करों में कमी की है, डी लाइसेंसिंग है, तथा प्रक्रिया से उत्पाद के एकस्व पेमेंट में बदलाव आदि अनुकूल अपनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये उपाय अपनाकर भारत जो है आगामी 5 वर्षों में अपना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी है उसको दुगना करने की का लक्ष्य रखा है। बहुत सारे देशों में वर्तमान समय में जो व्यापारिक संकट हुए उसके कारण भारत को की अर्थव्यवस्था को संभलने में बहुत बड़ा मौका मिला है, जिसके कारण भारत की जो हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर आप एक्सिम बैंक जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसके 2014 के आंकड़ों को देखें तो यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो किन किन देशों के साथ है। तो एक्सपोर्ट जो है वो यूएसए के साथ, ये जो आंकड़े हैं वो बिलियन डॉलर में है। तो यूएसए के साथ सबसे अधिक था जो निर्यात है। उसके बाद यूएई है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद हांगकांग है, सिंगापुर है, सऊदी अरेबिया है, यूके है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और अंत में जापान है। परंतु अगर इंपोर्ट की बात करें, आयात की, तो इस 2014 में जो इंपोर्ट है वो चाइना के साथ सबसे ज्यादा है। भारत चाइना से सबसे ज्यादा आयात करता है वस्तुओं, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, चाहे वो अन्य छोटे छोटे उत्पाद हो। उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से अधिकतर पेट्रोलियम, यूएई यहाँ से भी अधिकतर पेट्रोलियम, यूएसए से अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्विट्जरलैंड से भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सामान और अन्य उत्पाद, इराक से भी पेट्रोलियम, कुवैत, कतर, इनसे अधिकतर पेट्रोलियम का सामान आयात किया जाता है। इंडोनेशिया और नाइजीरिया से सोना इत्यादि इंपोर्ट किया जाता है। तो एक्सपोर्ट की अगर बात करें, निर्यात, तो यूएसए को सबसे ज्यादा है, और इंपोर्ट की अगर बात करें 2014 की, वो चाइना से सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ भी देखें तो ये भी एक्सिम बैंक के ही आंकड़े हैं 2014 के, जिन्हें बार ग्राफ से दर्शाया गया है। तो यहाँ आप आयात और निर्यात के को देख सकते हैं जो विभिन्न समयों में 2008 और 9 से लेकर 2013 और 14 तक। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ जो आयात है उसमें थोड़ी कमी देखी गई है, परंतु निर्यात में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जा रही है 2008 और 9 की तुलना में। और भारत का जो व्यापार है वो अभी भी घाटे में ही चल रहा है, क्योंकि आयात ज्यादा है और निर्यात कम है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।